गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, साथ ही सर्वप्रथम बैच में सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं और आप लोगों के इच्छा के मुताबिक अब आपकी क्लास जो है वो मॉर्निंग में हो गई है और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि बहुत जल्दी आपकी क्लास मॉर्निंग में हो जाएगी। प्रदुम, ज्योति, राजीव, उर्मिला, निशांत, मुस्कान, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्य व्यवस्था की मूल अवधारणा, और राज्य व्यवस्था की मूल अवधारणा में हम लोग पढ़ रहे थे सरकार के अंग। और सरकार के अंग में मैंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होते हैं ये बता दिया था और विधायिका को डिटेल में समझा दिया था। और भारत की विधायिका, अमेरिकी विधायिका और ब्रिटेन की विधायिका, यानी भारतीय संसद, ब्रिटेन की संसद और अमेरिका की संसद की तुलना भी कर दी थी। तत्पश्चात उसके बाद मैंने आपको फिर बताया कि आखिरकार द्विसदनवाद की ज़रूरत भारत में थी या नहीं, अमेरिका में थी या नहीं, ब्रिटेन में थी या नहीं, ब्रिटेन में अगर दूसरा सदन ना होता तो क्या उसका काम चल पाता या नहीं, ब्रिटेन का दूसरा सदन क्या करता है, अमेरिका का दूसरा सदन क्या करता है, भारत का दूसरा सदन क्या करता है, और भारत का दूसरा सदन किस प्रकार से अमेरिकी और ब्रिटेन के दूसरे सदन से विभिन्न विशिष्ट है, अलग है, तो स्पेशल है, ये मैंने आपको समझाया था। आज मैं कार्यपालिका के बारे में डिटेल में डिस्कस करके फिर उसके बाद संविधान की विशेषता पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले कार्यपालिका, कल इतना बताया था वो लास्ट क्लास में मैंने कि कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराने वाली संस्था है। कार्यपालिका क्या है? विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराने वाली संस्था है। इसे सरकार का दूसरा अंग कहते हैं। कोई संविधान में ऐसा नहीं लिखा, हम वैसा दूसरा अंग बोलते हैं। कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, कम बच्चे ये बात जानते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका, एक होती है अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका, इसी राजनीतिक कार्यपालिका को हम कई बार अस्थाई कार्यपालिका भी कह देते हैं। अस्थाई कार्यपालिका भी कह देते हैं। सबसे पहले तो मैं यही समझाना चाहूंगा आप लोगों को कि सर राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थाई कार्यपालिका क्या होती है और अस्थाई कार्यपालिका क्या होती है। देखिए, राजनीतिक कार्यपालिका एक ऐसी कार्यपालिका होती है जिसका चुनाव निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। यानी राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है, जो शासन प्रणाली में भागीदारी करती है, जो विधायिका के सदस्यों के द्वारा जिसका गठन किया जाता है, जो एक अनिश्चित समय के लिए आती है, निश्चित समय के लिए नहीं आती है, अस्थाई नहीं होती, अस्थाई होती है। निर्वाचन के माध्यम से कुछ निश्चित समय के लिए इनका चयन होता है। इसका विघटन भी हो सकता है, समय से पहले भी हो सकता है और एक निश्चित समय पर हो ही जाता है। इसी को हम अस्थाई कार्यपालिका कहते हैं। इसको राजनीतिक कार्यपालिका इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत जितने भी सदस्य आते हैं वो राजनीतिक क्रियाओं में भागीदारी करते हैं, इसलिए ऐसी कार्यपालिका को हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है। एक होती है केंद्र की कार्यपालिका, एक होती है केंद्र की कार्यपालिका और एक होती है राज्य की कार्यपालिका। एक होती है केंद्र की कार्यपालिका और एक होती है राज्य की कार्यपालिका। एक होती है राज्य की कार्यपालिका, मैंने सिलेबस में भी ये बात लिखाई थी। और केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, इसके अंतर्गत मैंने बताया था, शायद आपको अगर याद होगा, राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद आता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद आता है, महान्यायवादी आता है,
ये सब क्या है? ये सब कार्यपालिका का हिस्सा है। लेकिन कौन सी कार्यपालिका की? अस्थायी कार्यपालिका को। अस्थायी कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका के भी कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। पहला केंद्रीय कार्यपालिका और एक राज्य की कार्यपालिका। और केंद्रीय कार्यपालिका का गठन किससे होता है? आपके प्री में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका का हिस्सा है और निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, महान्यायवादी है। इसका काम क्या होता है? जो संसद द्वारा बनाए गए कानून है उन कानूनों को लागू कराए। और इसकी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पूरे राज्य क्षेत्र पर होता है, पूरे भारत के राज्य क्षेत्र पर होता है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी केंद्रपालिका शक्ति का विस्तार, यानी कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को यह पूरे देश के भीतर, और हम संवैधानिक शब्दों में कहें भारत के राज्य क्षेत्र में, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराती है। और राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राज्य की कार्यपालिका में फ्रेंड ध्यान रखिएगा, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल आता है, राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री आता है, राज्य की कार्यपालिका में महाधिवक्ता आता है। कौन आता है? महाधिवक्ता आता है। ये सब राज्य की कार्यपालिका का हिस्सा है। और इनका काम क्या होता है? ये राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराती हैं। लास्ट क्लास में सैटरडे को मैंने आपको पढ़ाया था कि राज्य विधानमंडल किसी राज्य विशेष के लिए कानून बनाती है, संसद पूरे देश के लिए कानून बनाता है। इसलिए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराने का काम केंद्रीय कार्यपालिका कहती है, और राज्य विधानमंडल किसी राज्य विशेष के लिए कानून बनाती है, और वह कानून केवल उस राज्य विशेष पर लागू होता है, और उस कानूनों को उस राज्य विशेष की कार्यपालिका लागू कराती है। तो राज्य की कार्यपालिका का काम है अपने राज्य के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराना, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य के भीतर ही होता है, दूसरे राज्यों में नहीं। लाइट यहां तक समझ में आ गया? अब अस्थायी कार्यपालिका, कई बार बच्चे कहते हैं सर अस्थायी कार्यपालिका क्या है? कोई पूछे व्हाट इज अस्थायी कार्यपालिका, तो बोल दिया करो कि मैं अस्थायी कार्यपालिका की ही तैयारी कर रही हूं, मैं अस्थायी कार्यपालिका की ही तैयारी कर रहा हूं। आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अस्थायी कार्यपालिका की। मेरे बताने की अब जरूरत ही नहीं कि अस्थायी कार्यपालिका क्या है, आप समझ गए। ओहो सर, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं जो आईएएस हैं, जो पीसीएस हैं, जो लोक सेवा है, इन्हीं को अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। यस, आप भी कार्यपालिका का हिस्सा होंगे कल। आप कार्यपालिका का हिस्सा बनने के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। सर यहां पर एक बात और समझ में आ गई क्या? कि राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा बनने के लिए हमें चुनाव लड़ना होता है। क्या? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा बनने के लिए हमें चुनाव लड़ना होता है, और अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा बनने के लिए हमें तैयारी करनी होती है, हमें एग्जाम देना होता है, हमें एग्जाम को क्रैक करना होता है, तब हम अस्थायी कार्यपालिका बनते हैं। लेकिन अस्थायी कार्यपालिका एक बार बन गए तो हम 60 सालों तक रहते हैं, अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया, अगर हमें सस्पेंड नहीं किया गया। लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका एक बार आप बन भी गए तो हमेशा हमेशा के लिए हमारी बपौती नहीं होती है, हमेशा हमेशा के लिए हमारा कार्यकाल नहीं होता है, एक निश्चित अवधि के लिए ही होता है। उस निश्चित अवधि के बाद फिर से हमें चुनाव जीतना होगा, और यदि हम फिर से चुनाव नहीं जीत पाते तो हम राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं रह पाते, हम केंद्रीय कार्यपालिका का या राज्य की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं रह पाते हैं। लेकिन जब एक बार हम अस्थायी कार्यपालिका की तैयारी कर लिए, पढ़ाई कर लिए, तैयारी कर लिए, मेहनत कर लिए, और उसके बाद हम सेलेक्ट हो गए, तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी। आज फिर क्लास फंस के चल रही है, एक बार मैं देखता हूं, एक बार रुकिएगा। क्लास देखो फंस के चली गई उसमें। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि राजनीतिक कार्यपालिका एक निश्चित अवधि के लिए आती है, एक निश्चित समय तक रहती है, और उसके पश्चात वह अपने कार्यपालिका का हिस्सा नहीं रह पाती, लेकिन वह फिर से चुनाव जीतती है तो वह फिर से कार्यपालिका का हिस्सा बन जाती है। लेकिन अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत ब्यूरोक्रेट आते हैं, सिविल सेवक आते हैं, आईएएस और पीसीएस के अधिकारी आते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका
का हिस्सा एक बार अगर आप बन गए तो 60 सालों तक आप काम करते हैं, परमानेंट आप हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अस्थायी कार्यपालिका हमेशा हमेशा के लिए होती है, राजनीतिक कार्यपालिका कुछ समय के लिए होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब एक गहरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। अभी तक बेसिक बातें बता रहा था, अब मैं एक गहरा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अस्थायी कार्यपालिका जो है, जो अस्थायी कार्यपालिका है, जो अस्थायी कार्यपालिका है, ये राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन ही कार्य करती है। राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन काम करती है। ओ हो, राजनीतिक कार्यपालिका के कंट्रोल में रहते हैं। यस भाई, मायावती, मोदी जी, योगी जी, ये क्या है? अस्थायी कार्यपालिका। एक डीएम क्या है? अस्थायी कार्यपालिका। तो डीएम के पीछे मोदी जी भागते हैं, मोदी जी के पीछे डीएम भागता है? योगी जी के पीछे डीएम भागता है या डीएम के पीछे योगी जी भागते हैं? नहीं सर, हम तो देखते हैं सारे अधिकारी दौड़ लगाते रहते हैं। अभी हमने बृजभूषण सिंह सांसद हैं, मैंने इनकी सुरक्षा में देखा कि बहुत वीडियो वायरल हुआ है, सारे एसडीएम, सारे डिप्टी एसपी उनकी सुरक्षा के लिए दौड़ लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो अस्थायी कार्यपालिका होती है वो राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन होती है। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अस्थायी कार्यपालिका जो होती है ये प्रशासन के संबंध में विशेषज्ञता रखती है। इसके पास एक्सपर्टीज होती है, ये पढ़ के आई है, ये मेहनत करके आई है, ये देश का इतिहास, भूगोल ये सब जानती है। इसलिए अस्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका को परामर्श देती है, वह उनके साथ किसी मामले में विशेषज्ञ के रूप में काम करती है। ओ हो, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई? जो अस्थायी कार्यपालिका होती है ये राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन काम करती है। किसके अधीन काम करती है? ये राजनीतिक कार्यपालिका के, ये राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन काम करती है। लेकिन ये अस्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका को क्या करती है? परामर्श देती है। क्यों? परामर्श कौन देता है? जो एडवाइजर हो। एडवाइजर कौन बन सकता है? जो जानकार हो। और प्रशासनिक अधिकारियों के पास या अस्थायी कार्यपालिका के पास प्रशासन के संबंध में विशेषज्ञता होती है, इसलिए राजनीतिक कार्यपालिका को परामर्श देने का काम करते हैं, सुझाव देने का काम करते हैं। अच्छा, हमें लगता है सर तभी तो कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति पढ़ा लिखा ना हो चलेगा, इसीलिए तो शायद शुरुआत में कोई शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण इनके लिए नहीं किया गया और अभी भी नहीं है, हालांकि अब तो मांग की जा रही है। इसका मतलब है कि अगर राजनीतिक कार्यपालिका कम पढ़ी लिखी है, राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासन की जानकार नहीं है, राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर साक्षरता नहीं है, तो अस्थायी कार्यपालिका उनको सहयोग करके उनके हर चीजों में मदद करती है। इसका मतलब अस्थायी कार्यपालिका के बगैर राजनीतिक कार्यपालिका का अस्तित्व ही नहीं बच पाएगा। राजनीतिक कार्यपालिका कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से कर ही नहीं पाएगी। राजनीतिक कार्यपालिका अच्छी योजना बना ही नहीं पाएगी। राजनीतिक कार्यपालिका अच्छे कानून बना ही नहीं पाएगी जब तक कि अस्थायी कार्यपालिका नहीं होगी। लेकिन विडंबना हमारे देश की ये व्यवस्था हमारे देश में है कि अस्थायी कार्यपालिका इतना योग्य होने के बावजूद, इतना दक्ष होने के बाद, इतना टैलेंटेड होने के बाद उसे राजनीतिक कार्यपालिका का कई बार कठपुतली बन के रहना पड़ता है। उसे राजनीतिक कार्यपालिका का कई बार कठपुतली बन के रहना पड़ता है, उनके हाथ के इशारों पर चलना पड़ता है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका जनप्रतिनिधि होते हैं, उन जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। और भारत देश में देश की संप्रभुता की अंतिम शक्ति जनता में है और जनता अपनी शक्ति इन सांसद के और विधानसभा के सदस्यों को दी है, इसलिए इनके पास पावर अधिक होती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कोई राजनीतिक कार्यपालिका से त्यागपत्र दे करके अस्थायी कार्यपालिका की तैयारी कर रहा है, लेकिन आपने ऐसा बहुत देखा होगा कि अस्थायी कार्यपालिका ने अपने पद से रिटायर्ड होकर के या अपने पद से रिजाइन दे करके कई बार राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी कि चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया, राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन ही अस्थायी कार्यपालिका कार्य करती है। इसलिए मैं आपको समझाता हूं, अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा होना गर्व की बात है, सम्मान की बात है,
कि हमें देश की सेवा करने का अवसर मिलता है, हमें समाज की सेवा करने का अवसर मिलता है, हमें लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता है, हम देश के लिए अच्छे कानून बना पाते हैं, हम देश के लिए अच्छी योजना बना पाते हैं। लेकिन कई बार आपको लगता है कि हमें देश के विकास के लिए या देश की सेवा के लिए हमें राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा बनना है, हमें पावर प्राप्त करनी है। इसका मतलब है कि पढ़ाई लिखाई करके अगर आप योग्य बनते हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज नहीं भी बन पाते हैं, तो आपके पास इतनी काबिलियत होती है कि हम अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा नहीं बन पाए तो राजनीतिक कार्यपालिका में भी प्रवेश करते हैं। लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका के लिए राजनीतिक दलों की कृपा चाहिए, टिकट चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए, भौकाल चाहिए, 10-12 स्कॉर्पियो चाहिए, चुनाव लड़ना होता है, चुनाव जीतना होता है, सच झूठ बोलना होता है, तब आप जीत पाते हैं। लेकिन अस्थायी कार्यपालिका में बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत नहीं है। 5,000 में सर्वप्रथम बैच लेकर के भी आप सिविल सेवक बन सकते हैं और एक बार बन गए 60 साल तक बने रहते हैं। और दूसरी बात, आपके पास भी पावर होती है जो जनता को दिखाई देती है, लेकिन आप काम करते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के इशारों पर ही। तो इसका मतलब है कि राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा बनना कठिन काम है और अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा बनना आसान काम है। अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा बनेंगे, 60 साल तक रहेंगे। राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा बनेंगे, 5 साल के बाद आपका कैरियर कहाँ जाएगा किसी को कोई पता नहीं है। समझ में आ गई बातें यहाँ पर? तो इसका मतलब अब कार्यपालिका भी आपके क्लियर है। मैंने विधायिका क्लियर कर दिया, विधायिका पढ़ाया नहीं, विधायिका शब्द क्लियर किया है। कार्यपालिका पढ़ाया नहीं, कार्यपालिका शब्द क्लियर कर दिया। अस्थायी और अस्थायी कार्यपालिका क्लियर कर दिया। अब अंतिम बात बताऊंगा, न्यायपालिका, जुडिशरी। जुडिशरी न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। सवाल उठता है सर, न्यायपालिका के पहला सवाल में पूछे न्यायपालिका क्या है? इसी सरकार का तीसरा अंग है। कार्यपालिका विधायिका के बाद सरकार के तीसरे अंग के रूप में कार्य करती है। सर ये न्यायपालिका की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? ये न्यायपालिका की आवश्यकता ही क्यों पड़ी भारत में? अगर क्या ये सरकार का तीसरा अंग का गठन नहीं होता, क्या ये न्यायपालिका अगर नहीं होती तो देश में कोई दिक्कत आ जाती? देश से बर्बाद हो जाता। दिक्कत की बात कर रहे हैं आप, देश से बर्बाद हो जा रहा है। किस बैच में है उत्तर प्रदेश पुलिस? सफलता बैच में। एक बार कमेंट करके बताइए भाई, क्लास सही चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर रुक रही है? कैसे भाई, क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ यूज बच्चों के कमेंट थोड़ा देखा करो भैया, कैसे काम चलेगा? आप लोग क्लास पास नहीं रहते तो टीचर बार निकल जाएगा कोडिंग से। ड्यूटी तो ईमानदारी से करेगी कोई भी आपका काम। ऊपर जाइए और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए। ये देखिए क्या लिखा है। सविता जी का कमेंट देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का देखिए, आरती जी का देखिए। इन लोगों को कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, क्लास देखिए बेटा, अगर क्लास यहां से गड़बड़ होगी तो सबकी गड़बड़ हो जाएगी एक साथ। अगर एक भी बच्चे की क्लास अच्छी चलती रहेगी तो ये माना जाएगा क्लास ठीक चल रही है, ध्यान रखिएगा। तो कमेंट करने से पहले एक बार थोड़ा सोच लिया करिए, अपना नेटवर्क देख लिया करिए, अपना मोबाइल देख लिया करिए, अपनी चीजें देख लिया करिएगा। कि आप लोग कमेंट कर देते हैं कि क्लास नहीं चल रही है, और उसके बाद देखिए दोबारा जब कमेंट फिर आप पूछता हूं कि क्लास कैसे चल रही है तो कह रहे सर एकदम ठीक चल रही है। तो ऐसा कमेंट मत कि क्लास डिस्टर्ब मत करिए, प्लीज अपना मोबाइल सही करिए,
अच्छा नेटवर्क यूज करिए, अच्छे नेटवर्क में रहिए, सही लोकेशन में, ठीक है। नहीं दोबारा अगर ऐसे कमेंट करेंगे तो फिर दिक्कत होगी क्लास में आपको, फिर आपकी सही बात का भी कोई मोल नहीं होगा अगर झूठ बात होगी तो। अब देखिए इतने बच्चे को कमेंट आ रहा, क्लास चल रही है, और 2 लोग बोलते हैं क्लास हाँ नहीं चल रही है, तो इसका मतलब आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, आप सही नेटवर्क में नहीं है, आपका सही नेटवर्क यूज नहीं हो रहा है, आप सही नेट में का यूज नहीं कर रहे हैं। इसलिए कम से कम ये जानने से पहले कि क्लास वास्तव में, पहले ये पूछ लिया करिए क्या सर सबकी क्लास बंद है। अगर यहां से एक बच्चे की भी क्लास सही चलेगी तो इसका मतलब दिक्कत यहां से नहीं, क्लास आपकी दिक्कत है। अगर एक भी बच्चे को यहां से क्लास जा रही है, जब यहां से गड़बड़ होगा तो सारे बच्चों की क्लास खराब हो जाएगी। तो अपना नेटवर्क इशू सही करिए कमेंट करने से पहले, ठीक है। प्लीज क्लास को डिस्टर्ब इस तरह मत किया करिए ये बोल करके कि क्लास नहीं चल रही है। तुरंत आपका एक बार हल्का सा बफरिंग हुई, आपका नेटवर्क खराब चल रहा है, से अच्छे नेटवर्क में आप रहते नहीं है, आपके घर पे नेटवर्क पकड़ता नहीं, कमेंट करके पूरी क्लास खराब कर देते हैं आप लोग। सरकार के तीसरे अंक के रूप में क्या काम करती है? न्यायपालिका काम करती है। तो सवाल क्या उठता है कि आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्या भारत जैसे देश में अगर न्यायपालिका का गठन नहीं होता, सर्वप्रथम बैच में आंसर राइटिंग चेक करने का कोई प्रावधान नहीं है भाई। ऑनलाइन में नूतन मिश्रा कॉपी नहीं चेक होती है, ये किसने बता दिया? सर्वप्रथम बैच में कॉपी चेक होगी, जो आपका टेस्ट आगे कराया जाएगा उस टेस्ट की कॉपी चेक होगी। और अभी तो मेंस में कोई बताया ही नहीं कि अभी तो आपका टॉपिक पूरा ही नहीं हुआ, कौन सी आंसर राइटिंग चेक हो जाएगी आपकी अभी? तो आंसर राइटिंग जब आगे होगा, आगे क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन आप लिखेंगे, जब मेंस का टेस्ट होगा तो उसमें जो आप टेस्ट में आंसर लिख के जमा करेंगे उसकी ही कॉपी यहाँ पे चेक होती है। और जो जो हर कॉपी चेक होने का सिलसिला वो आपका सफलता बैच में मेंस में है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा ऑनलाइन के बच्चों, क्योंकि आप लोग नए नए बच्चे कई बार एडमिशन ले लेते हैं, नए नए बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मैंने पढ़ने का तरीका आपको बताया था कि पढ़ने का भी एक तरीका होता है, कैसे पढ़ा जाता है। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आपको कमेंट करने का अधिकार मिला, जब देखिए तब बटन दबा दीजिए, जब मतलब हो जाए तब टाइप करना शुरू कर दीजिए। पढ़ने का तरीका का मतलब होता है टीचर जब आपको समझा रहा है, चीज़ों को अच्छे से समझिए, टॉपिक पूरा होने दीजिए, टॉपिक के बाद टीचर आपसे पूछेंगे समझ में आया या नहीं, आपके डाउट्स लेंगे, तो अपना कोई डाउट होगा बताइएगा। हाँ कोई समस्या आती तो पहले एक बार पूछिए कि सर क्या ये प्रॉब्लम सभी बच्चों को आ रही है या नहीं, और सभी बच्चों की प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम यहाँ की होगी, ठीक है। तो इसलिए क्लास बहुत अनुशासन के साथ, मैंने फिर बोल रहा था अनुशासन के साथ क्लास करिए। ये आप लोग हमेशा कमेंटे करते थे, पढ़ते कब हैं आप लोग? एवरी टाइम कमेंट ही करते रहते हैं, लगातार आप लोग का कमेंट चलता रहता है। तो पढ़ाई कब कर रहे हैं आप? सुन क्या रहे हैं? लेक्चर क्या समझ रहे हैं? नोट क्या कर रहे हैं? कमेंट करने में सारा दिमाग लगा दिए हैं आप लोग, ठीक है। तो इसलिए ऐसी गलती दोबारा मत करिएगा, बार बार कमेंट करना ये नहीं है। कमेंट करने के लिए लास्ट में मैंने बोला ना 5 मिनट में आपका डाउट लूंगा क्लास छोड़ने के बाद, और कोई टॉपिक पूरा होता वैसे भी बीच में पूछता हूं कि समझ में आया या नहीं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, डाउट कहीं छोड़ता ही नहीं हूं। फिर भी उसके बाद आप लोग बीच में कुछ ना कुछ आप लोग अपनी कमेंट करते रहते हैं। सारे कमेंट सारी बातें लास्ट में पूछेंगे, सब एक एक बच्चे का कमेंट देख के जाऊंगा। बीच में क्लास का डिस्टर्बेंस तब तक नहीं होगा जब तक मैं ना कहूंगी कमेंट करके बताइए कि क्या आपका हो क्लास समझ में आई या नहीं, कोई डाउट है या नहीं, ठीक है। पढ़ने पर ध्यान दीजिए, केवल टाइपिंग करने पर नहीं, व्हाट्सअप चैटिंग नहीं हो रही, क्लास हो रही है। तो ये चीज ध्यान रखना। मेच्योर बच्चे, हाई स्कूल इंटर के बच्चे नहीं, आप एक सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और अस्थायी कार्यपालिका इसे बनेंगे इतनी छोटी छोटी हरकतों से, इतने हल्केपन से? आप पटवारी की लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की। आप प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी परीक्षा के लिए, सबसे बड़े पद पर बैठने के लिए गंभीरता का, अनुशासन का, पेशेंस का होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिए, हर रोज समझा रहा हूं आप लोगों को मैं। तो सरकार के तीसरे अंग के रूप में कार्य करती है कौन सी? न्यायपालिका। सवाल उठता है कि न्यायपालिका की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्या न्यायपालिका की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? तो न्यायपालिका की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारत एक संघात्मक देश था। भारत क्या था? एक संघात्मक देश, यानी कि फेडरल कंट्री था। संघात्मक देश का पहला लक्षण मैंने क्या सिखा दिया, देखिए उसकी बार बार जरूरत पड़ेगी कि सर संघात्मक देशों में सबसे पहला लक्षण होता है केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। किसके मध्य? केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य जो है यह शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। मान लो जिस घर में शक्तियों का बंटवारा हो कि ये काम आप करेंगे, ये काम हम करेंगे,
तो क्या ऐसे बंटवारे में कई बार ऐसा विवाद उत्पन्न होगा कि नहीं हमारा काम नहीं तुम्हारा काम है? सर बंटवारा तो दो भाइयों के बीच होता है, विवाद तो वहां भी उठ जाता है। बंटवारा अगर दो बहनों के बीच दिन भर घर के कामों में कर लिया जाता है, विवाद तो वहां भी होता है। ये तो देश है साहब। यहाँ पर प्रशासनिक और विधायी शक्तियों का बंटवारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य किया गया है, और जहां पर बंटवारा होता है वहां पर विवाद संभव है, वहां पर विवाद होता है। और जहां पर विवाद होगा वहां पर विवादों का निपटारा जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी है। वहां पर इस बात का निगरानी जरूरी है कि नहीं कि जो काम आपको दिया गया वो काम उस नियम के अनुरूप आप कर रहे हैं या नहीं, ये जरूरी है। तो भारत की स्थापना एक संघात्मक देश के रूप में हुई थी। क्या भारत की स्थापना एक संघात्मक देश के रूप में हुई थी? भारत की स्थापना एक संघात्मक देश के रूप में हुई थी, और संघात्मक देश के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। और जहां केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है वहां इस बात की संभावना बहुत प्रबल रहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए दोनों के बीच विवाद हो, तो उन विवादों का निपटारा कौन करेगा? एक संस्था चाहिए, और उन्हीं विवादों का निपटारा करने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया न्यायपालिका। अच्छा, वो संस्था कैसी होनी चाहिए? अगर मान लीजिए दो बहनें को कि एक भाई और बहन के बीच विवाद हो जाए, और अगर आप पापा के पास उस विवाद का निपटारा के लिए जाएं, पापा बेटी को ज्यादा मानते हो, बेटे को कम मानते हो, यानी कि पापा बहन को ज्यादा मानते हो, भाई को कम मानते हो, तो क्या पापा सही निर्णय सुना पाएंगे या पापा का निर्णय बेटी की तरफ झुका रहेगा? अपने कॉमन सेंस से आप सोचिए। अगर भाई और बहन के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाए, भाई और बहन के बीच कोई विवाद हो जाए, ऐसे विवाद के लिए आप एक ऐसी संस्था बनाई गई, मान ली घर में पापा इस विवादों का निपटारा करते हैं, तो आप पापा के पास जाएंगे तो पापा अगर बेटी को ज्यादा चाहते हैं तो पापा क्या सही निर्णय सुना पाएंगे या उनका डिसीजन बेटी की ओर झुका रहेगा? नहीं सर, वो हमेशा बेटी के पक्ष में ही डिसीजन सुनाएंगे और बेटे का नुकसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं कहना यह चाहता हूं, ऐसी दशाओं में न्याय करने वाली संस्था कैसी होनी चाहिए? बायस होनी चाहिए। बायस का मतलब है किसी एक ओर झुकी होनी चाहिए, या स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। ऐसी दशाओं में ऐसी संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी एक ओर झुकी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भारत में न केवल सरकार के तीसरे अंग के रूप में न्यायपालिका का गठन किया गया, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया गया। क्या भारत में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया गया है? एक निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया गया है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का यह विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान में। अब कोई पूछे कि भारत में केवल न्यायपालिका है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, तो कहिएगा कि भारत में एक न्यायपालिका का गठन किया गया है, और यह न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। और इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता का विचार कहां से लिया गया है? इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता का विचार अमेरिका से लिया गया है। लेकिन एक बहुत गहरी बात जिसकी चर्चा मैं इस क्लास में इससे पहले भी कर दिया हूं कि भारत में न्यायपालिका कैसी है। भारत में न्यायपालिका एकल है। भारत में एकल न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। भारत में एकल न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, यानी कि सिंगल जुडिशरी। क्या? यानी कि सिंगल जुडिशरी का प्रावधान किया गया है। और सिंगल जुडिशरी का मतलब क्या हुआ कि भारत में प्रशासनिक और विधायी शक्तियों का बंटवारा तो केंद्र एवं राज्य के मध्य किया गया है, लेकिन भारत में न्यायिक शक्तियों का बंटवारा केंद्र एवं राज्य के मध्य नहीं किया गया है। भारत में न्यायिक शक्तियों का बंटवारा केंद्र एवं राज्य के मध्य नहीं किया गया है। भारत में समस्त न्यायिक शक्तियां केंद्र के पास है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही भारत के समस्त न्यायालय काम करते हैं। यहां मैंने 3 कॉन्सेप्ट बता दिया है। यह ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आईएएस में सवाल पूछा जाएगा। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। भारत एक संघात्मक देश है, लेकिन भारत जैसे संघात्मक देश में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होगा, लेकिन सबका नहीं है। भारत में प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया है। भारत में विधायी शक्ति का बंटवारा केंद्र एवं राज्य के मध्य किया गया है, लेकिन भारत में न्यायिक शक्ति का बंटवारा केंद्र एवं राज्य के मध्य नहीं किया गया है। इसलिए भारत में एकल न्यायपालिका है। तो एकल न्यायपालिका किसका लक्षण है? ये एकल न्यायपालिका किसका लक्षण है? संघात्मक व्यवस्था का,
ये संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है या फिर ये एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है? क्या ये फिर एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, भारत में एक एकल न्यायपालिका है और ये एकल न्यायपालिका एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है, न कि संघात्मक व्यवस्था का, ना कि संघात्मक व्यवस्था का। और ये हमारी संघात्मक व्यवस्था पे चोट करता है, ये हमारी संघात्मक व्यवस्था पर क्या करता है? ये चोट करता है, उसका उल्लंघन करता है, उस पर दाग लगाता है। लेकिन ये दाग कैसा है? ये दाग अच्छा है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने भारत में एक एकल न्यायपालिका का प्रावधान किया, जो कि सरकार का तीसरा अंग है। इसके बहुत सारे कार्य हैं, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जो मैं न्यायपालिका में पढ़ाऊंगा। भारत एक संघीय न्यायालय है, भारत एक एकल न्यायपालिका है, भारत एक एकीकृत न्यायपालिका है। भारतीय न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी करता है। भारतीय न्यायपालिका एक संघीय न्यायालय है, जो केंद्र एवं राज्य के मध्य विवादों का बंटवारा का निपटारा करता है। भारतीय न्यायपालिका सिविल और आपराधिक मामलों की अंतिम अपीलें सुनता है। भारतीय न्यायपालिका संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। ऐसा बहुत कुछ है जो हम कब पढ़ाएंगे? जब आपको जुडिशरी पढ़ाएंगे, जब आपको न्यायपालिका पढ़ाएंगे। तो क्या आज न्यायपालिका आप नहीं पढ़ा रहे? नहीं भाई, आज तो मैं केवल आपको राज्य व्यवस्था की मूल अवधारणा बता रहा हूं, ताकि आप जान सकें। जब मैं बोलूं कार्यपालिका तो आप समझ पाए हम कौन सी कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। जब मैं बोलूं विधायिका तो मैं आप समझ पाए कौन सी विधायिका की बात कर रहा हूं। जब मैं बोलूं सीनेट तो आप समझ पाए कहां की विधायिका है। जब मैं बोलूं हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड, तो आप समझ पाए ये कहां की विधायिका है। पूरी पॉलिटी को समझने के लिए हम आपको राज्य व्यवस्था की मूल अवधारणा पढ़ा रहे हैं, राज्य व्यवस्था के बेसिक टर्म समझा रहे हैं, इसको लिखा रहे हैं, ताकि आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते रहें, ताकि न्यायपालिका जब आगे डिटेल में मैं पढ़ाऊं तो आपको समझ में आए। राइट, चलिए, तो मूल अवधारणा में 3 बातें और बची है कि भारत में सर कानून, आपने कहा कि विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, कानून कैसे बनता है? कानून कैसे बनता है? कानून कैसे बनता है? कानून कैसे बनता है? लॉ कैसे बनता है? ये तो विधायी प्रक्रिया में जानेंगे, लेकिन यहां बेसिक बात आपको बता रहे हैं कि कानून बनाने के लिए संसद में सबसे पहले क्या किया जाता है? एक विधेयक लाया जाता है। क्या लाया जाता है? एक विधेयक लाया जाता है। जो विधेयक लाया जाता है इसी को बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। और ये बिल कहां लाया जाता है? संसद के, मान लो अलग अलग विधेयक के लिए अलग अलग व्यवस्था है, मान लो किसी भी सदन में लाया गया और ये बिल दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाता है। ये बिल जो है वह दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाता है। अलग अलग पारित किया जाता है। अलग अलग पारित किया जाता है। अलग अलग यह पारित किया जाता है। दोनों सदनों में अलग अलग यह पारित किया जाता है। उसके बाद यह विधेयक किसके पास जाता है? उसके बाद यह विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति क्या करता है? इस पर अपनी साइन करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति इस पर अपनी साइन करता है। और जैसे ही भारत का राष्ट्रपति इस पर अपनी साइन करता है, यह कानून बन जाता है। बेटा क्या बन जाता है? यह कानून बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं। इसी को बोलचाल की भाषा में हम एक्ट कहते हैं। इसी को हम अधिनियम भी कहते हैं। इसी को अधिनियम, चाहे अधिनियम कहिए, चाहे एक्ट कहिए, चाहे लॉ कहिए, चाहे कानून कहिए, एक बात है। यानी कानून बनाने के लिए सबसे पहले एक बिल लाना पड़ता है, जिस बिल को विधेयक कहा जाता है। और उस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा, किसी एक सदन के पारित करने से कोई कानून नहीं बनता। भारत में द्विसदनवाद है, जो भारत का संघात्मक लक्षण को बनाए रखती है। और ये किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना होता है। पारित करके उसे राष्ट्रपति के पास भेजना होता है। और जब तक भारत का राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं कर देता, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। इसीलिए तो मैंने सैटरडे को आपको सिखाया था। क्या सिखाया था? मैंने ये सिखाया था कि भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट ही इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट।
लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है, लेकिन वह संसद का हिस्सा है, लेकिन वह संसद का पार्ट है। क्यों? क्योंकि कोई भी कानूनी प्रक्रिया तब तक संपन्न नहीं हो सकती जब तक कि भारत का राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर न हो जाए, जब तक कि भारत का राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर न हो जाए। इसीलिए भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य भले ही ना हो, लेकिन उसे संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। यह है सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और उसके बाद कानून बनाने की प्रक्रिया। अब मैं सबसे लास्ट पॉइंट आपको बता करके फिर अपने टॉपिक पे आ जाऊंगा, भारतीय संविधान एवं की विशेषता। सबसे पहला टॉपिक है, विधेयक क्या है। अब आपको मुझे बहुमत के प्रकार बताना है, बहुमत के प्रकार, क्योंकि पूरे पॉलिटी पढ़ाते समय ये कम से कम 50 से 100 बार इसका नाम मैं लूंगा। बहुमत के प्रकार। बहुमत निम्नलिखित कई प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है साधारण बहुमत जिसको बोलते हैं, और सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। एक होता है प्रभावी बहुमत, एक होता है प्रभावी बहुमत यानी कि इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये समझ लीजिए, इसका समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। एक होता है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। एक होता है विशेष बहुमत, इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। और साधारण बहुमत क्या होता है? अच्छा, स्पेशल मेजॉरिटी भी कई प्रकार की है। एक है आपकी फर्स्ट टाइप, एक है फर्स्ट टाइप, एक है सेकेंड टाइप, एक है थर्ड टाइप। और ऐसा संविधान में नहीं लिखा है, ऐसा हम लोग पढ़ने की सुविधा के अनुसार कहते हैं। एक होता है थर्ड टाइप और एक होता है फोर्थ टाइप। ये होते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये बहुमत क्यों पढ़ा रहे? क्या एग्जाम में सवाल आता है? साधारण बहुमत को स्पष्ट कीजिए, विशेष बहुमत को बताइए। बिल्कुल दीपक जी, जब भी कोई कानून बनाता है वह कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, उसकी वैधानिकता की जांच सुप्रीम कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट भी कर सकती है। ये शक्ति अनुच्छेद 13 क्लास 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई है दीपक, और हाई कोर्ट को भी दी गई है। जब भी कोई कानून बनाया जाता है, वह कानून वैध है या नहीं, वह कानून लीगल है या नहीं, वह कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, इस बात का परीक्षण न्यायपालिका कर सकती है। और यहाँ न्यायपालिका का तात्पर्य केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यहाँ न्यायपालिका का तात्पर्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों है। इसीलिए कहा जाता है, एक बार सवाल भी पूछा गया इस पर, क्या संसद के कानूनों की वैधानिकता की जांच हाई कोर्ट कर सकती है? यस, कर सकती है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधानिकता की जांच। बच्चे पूछते हैं सर वैधानिकता का मतलब क्या होता है? वैधानिकता का मतलब होता है कि जो कानून संसद द्वारा बनाया गया या जो कानून राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया, वह कानून वैलिड है या नहीं, इस बात का परीक्षण करना वैधानिकता कहलाती है। और वैधानिकता की जांच करने की शक्ति न केवल सुप्रीम कोर्ट को दी गई है दीपक, हाई कोर्ट को भी दी गई है। समझ में आ गया? आगे उसकी चर्चा होगी डिटेल में। अब मुझे आपको विभिन्न प्रकार के बहुमत बताने हैं। एक दिन क्लास में कोई बच्चा कह रहा था क्या होता है बहुमत? मैंने कहा था कि हड़बड़ाओ मत, अभी धैर्य रखो, आगे बहुमत आएगा तो बहुमत को आपको बताएंगे। पॉलिटी में अपने पूरे जीवन काल में जितना कुछ सीखा है आपने, जितना कुछ समझा है, जो कुछ सुना है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा, ऐसा कोई शब्द नहीं होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, ऐसा कोई कंटेंट नहीं होगा, ऐसा कोई फैक्ट नहीं होगा जो हमारी पॉलिटी की क्लास में ना आए। लेकिन आपकी हड़बड़ाहट से नहीं आएगा, आपकी इच्छा से नहीं आएगा, कि आपकी फरमाइशों पर आ जाएगा। जब उसका दौर आएगा तब आएगा। बस ये ध्यान रखना है आपको।
इस एक बात को आप समझ गए होंगे तो आप समझ गए होंगे कि हमें पढ़ना कैसे है क्लास में। तो इसका मतलब है जहां पर हम जिस चीज को जितना समझा रहे हैं उसकी वहां पर उतनी आवश्यकता है। हो सकता है उसके बावजूद भी आपके मन में कुछ और विचार आते हों, लेकिन उस विचार की जरूरतें जब आगे पढ़ेंगी तो जरूरतें आगे आएंगी, उसकी चर्चा होगी, लेकिन समय आने पर आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। वो नेपाल की बात अलग है बाबू, हमने नेपाल की बात कही थी कि भारत की बात कही थी? तो भारत में तो यही है, भारत में कोई भी प्रांत अपने आप को भारत संघ से अलग नहीं कर सकता है। तो भारत का संविधान नेपाल का संविधान एक क्या है? दोनों तो अलग अलग है। क्या है? दोनों तो अलग अलग है। तो हमसे नेपाल से क्या लेना है? हमने तो भारत के लिए बताया था, नेपाल के लिए बताया था। तो भारत संघ से कोई भी प्रांत अलग नहीं हो सकता। क्या नेपाल जो था भारत संघ का हिस्सा था? नेपाल भारत संघ का तो हिस्सा था नहीं। ठीक है, चलिए अब आपको मैं विभिन्न प्रकार की मेजोरिटी बताता हूं। विभिन्न प्रकार की मेजोरिटी इसलिए बता रहा हूं कि पूरे संविधान को पढ़ाते समय हम कई बार बोलेंगे ये साधारण बहुमत से पारित होगा, ये प्रभावी बहुमत से पारित होगा, ये विशेष बहुमत से पारित होगा, ये सेकंड टाइप से पारित होगा, ये थर्ड टाइप से पारित होगा। तब वहां बार बार आप चौंकेंगे, लेकिन चौंके ना, इसलिए मैं पहले ही ये सारी बातें आप विद्यार्थियों को समझा देना चाहता हूं। ठीक है, बहुमत होता क्या है? बहुमत का मतलब होता है मेजोरिटी, मत का मतलब वोट, बहु का मतलब संख्या में अधिक। कितना अधिक? आधे से अधिक। सिर्फ अगर बहुमत शब्द का अर्थ में समझाऊं तो अगर मैं कहूं अगर ये कक्षा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, अगर ये कक्षा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो मैं संडे को भी क्लास लूंगा। हालांकि एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं संडे को कोई क्लास नहीं लूंगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। बहुमत का मतलब अगर इस क्लास की संख्या 100 लोग हैं, अभी इसमें से 51 लोग अगर साइन कर दें, इसका मतलब है कि बहुमत प्राप्त हो गया। तो उपस्थित तथा मतदान देने वालों की जो आधे से अधिक संख्या होती है उसी को बहुमत बोलते हैं। लेकिन ये बहुमत कई प्रकार से होता है, ये मेजॉरिटी कई प्रकार से की जाती है, एक सिंपल, एक इफेक्टिव, एक स्पेशल। अब मैं समझाता हूं कि साधारण बहुमत का मतलब क्या हुआ। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे सर्वप्रथम बैच के बच्चे अगर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो मैं संडे को क्लास लूंगा, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं सदन में उपस्थित तथा मतदान देने वालों का आधे से अधिक। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं? सदन में उपस्थित तथा मतदान देने वालों का, मतदान देने वालों का आधे से अधिक। सदन में उपस्थित तथा मतदान देने वालों का आधे से अधिक। और सदन में उपस्थित तथा मतदान देने वालों का आधे से अधिक का मतलब क्या हुआ? ये उपस्थित क्या है? ये मत देने वाले कौन है सर? जैसे आपकी क्लास की संख्या 100 है, क्या सभी बच्चे आकर लाइव क्लास कर रहे हैं? सभी तो नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग एब्सेंट होंगे, कुछ लोग नानी के यहाँ गए होंगे, कुछ लोग शादियों में गए होंगे, कुछ लोग अभी सो रहे होंगे। लेकिन क्या सब आज नहीं आए? कुछ तो आए हैं। मान लीजिए आपकी क्लास की संख्या 100 है और आए हैं केवल 50, और मैं कह रहा हूं कि अगर आपका सर्वप्रथम बैच सिंपल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित कर देगा तो मैं संडे को क्लास लूंगा। तो इसका मतलब है कि हमें कितने सदस्यों की साइन चाहिए? इसका मतलब है कि हमें कितने मेंबर की साइन चाहिए? तो हमें 26 मेंबर की, 26 मेंबर की साइन चाहिए। कितने? 26 मेंबर की साइन चाहिए, क्योंकि आए कितने हैं? 50, और 50 का आधे से अधिक कितना हुआ? 26। जबकि आपकी क्लास की टोटल संख्या कितनी है? 100। तो ये काम करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर मैं कह दूं जब तक हमारे सर्वप्रथम बैच के बच्चे प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव ना पारित कर दें तब तक हम संडे को क्लास नहीं लेंगे। तो प्रभावी बहुमत से किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितने सदस्यों का साइन चाहिए? प्रभावी बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल संख्या का, सदन की कुल संख्या का, सदन की कुल संख्या का, सदन की कुल संख्या का आधे से अधिक। और आपके क्लास की टोटल संख्या कितनी है? आपकी क्लास की टोटल संख्या 100 है, और 100 का आधे से अधिक कितना होगा? यानी कि 51। और आपकी क्लास में कितने आए हैं? 50। ओहो सर, इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट और समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया?
कि किसी भी प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित करना आसान है, लेकिन किसी भी प्रस्ताव को प्रभावी बहुमत से पारित करना यानी कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से पारित करना बहुत कठिन काम होगा। इफेक्टिव मेजॉरिटी से पारित करना बहुत कठिन काम होगा, क्योंकि साधारण बहुमत से हमें उपस्थित तथा मतदान देने वालों का आधे से अधिक लोगों का साइन चाहिए होता है, और हमें प्रभावी बहुमत में सदन की टोटल संख्या का आधे से अधिक चाहिए होता है। और टोटल संख्या थी 100, लेकिन क्लास में आए कितने हैं? 50। यही क्लियर हो गया, ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रभावी बहुमत के लिए 51 लोगों का साइन चाहिए, और क्लास में टोटल कितने लोग आए हैं? केवल 50 लोग आए ही हैं। तो पूरा क्लास साइन कर दे, फिर भी वह इफेक्टिव मेजॉरिटी से पारित नहीं हो पाएगा। अब कमेंट करके बताओ, कमेंट करने की इजाजत दे रहा हूं मैं आपको, समझ में आया या नहीं? कमेंट करके बताइए समझ में आया या नहीं। ये दोनों कोई डाउट तो सवाल पूछ लीजिए। ये पढ़ने का तरीका है बाबू। पहले टीचर को सुनो, टीचर को समझो, फिर उस पर विचार करो, तब जाकर के डाउट उत्पन्न होता है। वरना टीचर तो खुद ही पूछेगा, कायदे का टीचर है कि बताओ बाबू अब समझ में आया कि नहीं। इसलिए चिंता मत करो। मैं तो आपसे कहा हूं, मैं ऑनलाइन भी आपको इतना अच्छा पढ़ा दूंगा जितना अच्छा बच्चे ऑफलाइन में भी बैठ के नहीं पढ़ पाते। लेकिन ऐसा मैं तब कर पाऊंगा जब मेरे अनुसार आप पढ़ोगे, जब मेरे द्वारा बताए गए निर्देशों पर आप चलोगे, जब क्लास में अनुशासन बनाकर आप रहोगे। ठीक, अब मुझे बताना है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, थोड़े आएगी। मैं आसान कर दूंगा, है कठिन लेकिन मैं इजी कर दूंगा। अच्छा, एक बात और सिखा देता हूं, इसी बहुमत के नाम पर 2 प्रश्न भी आपको सिखा देता हूं। कैसे? ये जो मैंने प्रभावी बहुमत बताया ना, इस बहुमत का प्रयोग पूरे संविधान में 2 स्थानों पर होता है। कहां कहां सर? जब लोकसभा स्पीकर को हटाया जाता है, जब राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। जो मैंने ये प्रभावी बहुमत की बात की है, जो मैंने सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने की बात की है, इस बहुमत का प्रयोग पूरे संविधान में 2 स्थानों पर दिखाई देगा। कब कब? जब लोकसभा स्पीकर को हटाया जाता है, तो लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव को प्रभावी बहुमत से पारित करना होता है। जब राज्यसभा के सभापति को हटाना होता है, तो राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए क्या करना होता है? प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं अरविंद जी, शाम को कर लिया करिए, आप बाद में कर लिया करिए क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाद में कर लिया करिए, जिस दिन छुट्टी रहा करे उस दिन आकर के सारे डाउट पूछ लिया करिए हमसे, कोई दिक्कत आए तो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं फर्स्ट टाइप का विशेष बहुमत। इसका मतलब होता है सदन में उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। क्या? सदन में उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत। अगर मैं आपसे कहूं कि हम संडे को क्लास तब तक नहीं लेंगे जब तक हमारे सर प्रथम बैच के बच्चे विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित न कर दें, जब तक ये प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित न कर दें, तो विशेष बहुमत का मतलब हुआ कि जितने बच्चे आए हैं उसका 2/3 बहुमत, लगभग 67% के आसपास आता है। इसका मतलब है कि आपके क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हुए हैं? अभी आए हैं 50, जबकि हैं कितने? 100। तो इसका मतलब जब तक इसका 2/3 बच्चे साइन नहीं कर देंगे,
तब तक कोई प्रस्ताव आपका साधारण बहुमत से पारित नहीं हो पाएगा। तब तक आपके कोई प्रस्ताव जो है वो साधारण बहुमत से पारित नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सर सेकंड टाइप का विशेष बहुमत किसे कहते हैं। सेकंड टाइप का विशेष बहुमत किसे कहते हैं? अगर सेकंड टाइप की विशेष बहुमत की बात की जाए, इसका मतलब हुआ सदन का बहुमत, सदन का बहुमत पहले प्राप्त करिए, प्लस उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3 तथा उपस्थित, ये थोड़ा कठिन है, उपस्थित, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छे समझ जाएंगे। उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3, उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3। जब तक ये दोनों शर्त पूरी नहीं होगी तब तक सेकंड टाइप का विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। तब तक सेकंड टाइप का विशेष बहुमत का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हमने कहा कि जब तक हमारे सर्वप्रथम बैच के बच्चे सेकंड टाइप के विशेष बहुमत से प्रस्ताव नहीं पारित कर देते तब तक मैं संडे को क्लास नहीं लूंगा। तो कितने लोगों का साइन चाहिए? आपकी क्लास में टोटल कितने लोग थे? 100। कितने आए हैं? 50। मान लीजिए इसमें 40 बच्चों ने साइन कर दिया। मान लीजिए 50 में से 40 बच्चों ने साइन कर दिया, तो क्या 50 का ये 2/3 है? 50 का 2/3 लगभग 67% बनता है। मान लीजिए 35 बनता है, तो 40 लोगों का साइन हो गया। इसका मतलब ये वाला शर्त आप पूरा कर दिए। दूसरा शर्त आपने क्या कर दिया? पूरा कर दिया है कि उपस्थित तथा मतदान देने वालों के 2/3 लोगों ने साइन कर दिया, 40 लोगों ने साइन कर दिया। लेकिन ये जो 40 का आंकड़ा आया है, क्या ये सदन के बहुमत के बराबर है? सदन का बहुमत क्या माना जाएगा? सदन का बहुमत क्या माना जाएगा? सदन का बहुमत का मतलब हुआ टोटल संख्या का आधे से अधिक। क्या? सदन का बहुमत का मतलब हुआ टोटल संख्या का आधे से अधिक, और टोटल संख्या का आधे से अधिक का मतलब यह हुआ कि कुल संख्या कितनी थी? 100, और 100 का आधे से अधिक कितना हुआ? 100 का आधे से अधिक कितना हुआ? 50 + 1, 50 + 1 यानी कि 51 लोग। तो क्या ये 51 के आंकड़े से कम है ज्यादा? सर तो 51 के आंकड़े से कम है। इसका मतलब दूसरा लक्ष्य तो पूरा कर लिया, लेकिन पहला लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। इसका मतलब आप प्रस्ताव नहीं पारित कर पाए। इसका मतलब है कि आप प्रस्ताव नहीं पारित कर पाए। तो कैसे पारित होगा सर? एक एग्जाम्पल पारित करा के दिखा दीजिए, तब बात समझ में आ जाएगी। एक एग्जाम्पल आप पारित करा के दिखा दीजिए, तब बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो आपके क्लास में आए थे टोटल 60 बच्चे, टोटल बच्चों की संख्या है 100, और 60 में से 55 लोगों ने साइन कर दिया। कितने लोगों ने? 55 लोगों ने। ठीक है, क्या 60 का 55 2/3 बहुमत है? बिल्कुल है। 2/3 का मतलब लगभग 70% मान लो, और 70% 60 का कितना हुआ? 6×7 = 42। केवल 42 लोगों का साइन कितने लोगों ने कर दिया है? 55 लोगों ने। इसका मतलब है कि दूसरी शर्त पूरी हो गई। उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया, क्योंकि 55 लोगों ने साइन कर दिया। लेकिन चेक करके देखो कि पहला वाला पूरा हुआ है कि नहीं। पहला वाला क्या लिखा है? सदन का बहुमत। सदन का बहुमत का मतलब आपने क्या सिखाया? टोटल संख्या का आधे से अधिक। टोटल संख्या कितनी आपकी क्लास की है? 100। 100 का आधे से अधिक कितना होगा? 51। और कितने लोगों ने साइन किया है? 55। ओहो, दोनों आंकड़ा पूरा हो गया भाई। 55 2/3 बहुमत भी है, और 51 सदन का बहुमत है, और ये दोनों शर्त पूरा हो गया। अतः यह प्रस्ताव सेकंड टाइप के विशेष बहुमत से पारित हो गया। अब संडे को क्लास चलेगी। हालांकि ये उदाहरण है, ऐसी कोई क्लास नहीं चलेगी। हालांकि एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, ऐसी कोई क्लास नहीं चलेगी। ये था सेकंड टाइप का विशेष बहुमत। तो ये थर्ड टाइप का विशेष बहुमत फिर क्या होता है सर? थर्ड टाइप का विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत। सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत। सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत। 2/3 मेजॉरिटी। सदन की कुल संख्या का 2/3। टोटल संख्या कितनी है? 100, और 100 का 2/3 लगभग 67,
जब तक 67 लोगों का साइन नहीं होगा तब तक यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। और इस व्यवस्था का प्रयोग, इस थर्ड टाइप के विशेष बहुमत का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में होता है, इसके अलावा कहीं और नहीं होता है। इस बात के अलावा कोई और नहीं होता है। यहां शायरी पढ़ी जा रही है, एक बार और हम मुशायरा सुना रहे हैं, कवि सम्मेलन, इरशाद इरशाद, एक बार और, एक बार और। मैं सुनाऊंगा तो मजाक कर रहा हूं आप लोगों से। हालांकि जिस बच्चे का बेस बहुत ज्यादा कमजोर है, वो एक बार में उसके दिमाग में कुछ घुसता ही ना हो, उसके लिए एक तरीका और भी है। ये क्लास ऑनलाइन है, अपलोड होने के बाद आप इसको 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार करना, वंस मोर, अगेन अगेन अगेन, उतनी बार बैक करो फिर देखो, उतनी बार बैक करो फिर देखो। लेकिन मैं फिर बताऊंगा क्योंकि ये कठिन है मुद्दा, ये कठिन है, मैं फिर बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। मैं फिर तो मजाक में मैं कह रहा हूं, इरशाद इरशाद, आपको पूरा अधिकार है एक बार और पूछने का, 2 बार और पूछने का, 3 बार और पूछने का। हालांकि जब 1 बार 2 बार से भी ज्यादा आपको सुनने की मन कर रहा हो तो वीडियो को दोबारा देखा करिए जाकर के। सेकेंड टाइप के विशेष बहुमत से किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। क्या? सेकेंड टाइप्स के विशेष बहुमत से किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2 शर्तों को पूरा करने का। पहला, जितने लोग आए हैं उसके 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करिए। और 2/3 बहुमत से जब वो प्रस्ताव पारित हो जाए, जो आंकड़ा आए साइन करने वाले सदस्यों की, वह सदन के बहुमत से अधिक होना चाहिए। अगर वो सदन के बहुमत से कम है तो सेकेंड टाइप से वह प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा। यानी कि सेकेंड टाइप के विशेष बहुमत से किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए सबसे पहले उपस्थित तथा मतदान देने वालों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। और उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों का जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए तो जो आंकड़ा आए उस आंकड़े को चेक कर लीजिए, वह सदन की टोटल संख्या का आधे से अधिक है या नहीं। अगर नहीं है तो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा, अगर है तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और अब भी नहीं समझ में आया तो आपका मानसिक संतुलन बहुत ठीक नहीं है। फिर आपका अगर अब भी नहीं समझ में आया तो इसका मतलब है कि आपका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा नहीं है, कुछ इलाज की जरूरत है फिर, क्योंकि अब इतने सरल तरीके से इससे नहीं बताया जा सकता। अब आप अपनी इच्छा से दोबारा, तीबारा, चौबारा देखिएगा। लेकिन ये तो मैं मजाक में कह रहा हूं, मतलब है कि आप समझ में आ गया हो। जब मैं बोलूं कि अब मानसिक संतुलन खराब होने पर ही आपको नहीं समझ में आएगा, इसका मतलब है कि समझाने का जो मैक्सिमम लेवल था वो मैंने आपके साथ कर दिया है। ठीक, चलिए थर्ड टाइप के विशेष बहुमत में मैंने क्या बताया? सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत। क्या? सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना है। टोटल संख्या का, उपस्थित तथा मतदान देने वालों का नहीं, 100 का 2/3। और मैंने कहा इस प्रस्ताव का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में होती है। अगर आपने इस बार यूपीपीसीएस 2025 का 12 अक्टूबर का पेपर देखा होगा तो मैं एक सवाल बोलता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये सवाल आपने गलत करके आए होंगे आप जरूर। अगर 12 अक्टूबर का एग्जाम आपने 2025 में दिया था, एक सवाल पूछा गया था कि पॉलिटी का, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला स्टेटमेंट था कि राज्यसभा एक अखिल भारतीय सेवा का सृजन करती है। आंसर था ठीक है। और उसका दूसरा स्टेटमेंट था कि राज्यसभा एक अखिल भारतीय सेवा का सृजन सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत के प्रस्ताव से करती है। बहुत सारे बच्चे इसको सही मान लिए थे, जबकि ये स्टेटमेंट गलत था। क्योंकि देखिए मैं अभी क्या बोल रहा हूं कि सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने का जो प्रक्रिया है, या केवल और केवल पूरे संविधान के भीतर राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में की जाती है, बाकी कहीं इसका प्रयोग नहीं होता है। और ये मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, ये 12 अक्टूबर का एग्जाम में आया इसलिए नहीं बता रहा हूं, ये मैं पिछले 10 सालों से बता रहा हूं। हमेशा बच्चों को ये बात बताता हूं कि इस प्रक्रिया का प्रयोग केवल महाभियोग में किया जाता है। जो बच्चे जानते थे तुरंत काट दिए। सर ने बोला था कि सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत का प्रस्ताव का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में किया जाता है। ये तो राज्यसभा की बात है। अब राज्यसभा पता नहीं कैसे करती, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे सर ने इतना तो बताया था कि इस बहुमत का प्रयोग केवल राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में होता है। अतः यह स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। और स्टेटमेंट गलत था अगर पेपर देखा होगा।
तो नहीं हो पाएगा। अब अवनीश गोयल जी करें साधारण बहुमत में 100 में 60% है, बट 50 साइन है, ना करें ओनली 10 साइन करें तो साधारण बहुमत पारित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर 100 पूरे आ जाए, साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? पहले अवनीश जी इसको समझने की कोशिश करिएगा समझने की कोशिश करिएगा कि साधारण बहुमत का मतलब होता उपस्थित तथा मतदान देने वालों का आधे से अधिक, सदन की टोटल संख्या का आधे से अधिक नहीं, ध्यान रखिएगा, वो मेजॉरिटी है, साधारण बहुमत नहीं है। और फोर्थ टाइप के बहुमत की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ टाइप का बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल संख्या का 3/4, सदन की कुल संख्या का 3/4 से प्रस्ताव पारित करना। और इसका प्रयोग संविधान में कहीं नहीं होता है, तब काहे पढ़ा रहे हैं भाई? जब संविधान में इसका प्रयोग नहीं होता है तो काहे पढ़ा रहे हैं? इसका प्रयोग जीएसटी परिषद में होता है। जब जीएसटी की बैठकें होती हैं, जीएसटी बैठक में किसी कर का बदलाव करने के लिए, जीएसटी स्लैब में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें सदन की कुल संख्या का 3/4 बहुमत होता है, जिसमें सदन की कुल संख्या का 3/4 बहुमत होता है। ये एग्जाम में कहीं नहीं आएगा, ये पेपर में कहीं नहीं आएगा, आपको डिफिनीशन नहीं लिखनी है, आपको परिभाषा एग्जामिनर को नहीं सुनाना है, तो पढ़ा क्यों रहें? इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये पॉलिटी के टूल्स हैं। आगे पॉलिटी में मैं इसका बहुत बार प्रयोग करूंगा, जब प्रयोग करूं तो आप समझ पाओ कि इसका मतलब क्या है, रटो मत। इसलिए मैं ये सारी मेजॉरिटी आपको पहले समझा दिया। इसी के साथ राज्य व्यवस्था की मूल अवधारणा आपकी समाप्त हुई। ये कुछ बेसिक टूल्स थे, ये कुछ बेसिक जानकारियां थी जो पॉलिटी पढ़ने के लिए आपके लिए जरूरी थी। अब पॉलिटी का पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे। एक टॉपिक पढ़ा दिया मैंने, शासन पढ़ा ली, एक टॉपिक और अब आपको मैं शुरू करना चाह रहा हूं, संविधान क्या है और भारतीय संविधान की विशेषता। संविधान क्या है प्लस मेन टॉपिक जो है भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता। और इस भारतीय संविधान की विशेषता में पढ़ते समय मुझे 8 से 10 घंटे लगेंगे, लेकिन 8 से 10 घंटे के बाद आधा संविधान आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। आधा संविधान, 50% संविधान आपके दिमाग का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान का विशेषता पढ़ाते पढ़ाते आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे आखिरकार किस तरह भारत का संविधान है, कैसे हमारे देश का संविधान है, जिस संविधान को हम आगामी 80 से 100 घंटे में पढ़ने वाले हैं, वह कैसा संविधान है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं शुरू करने चल रहा हूं, भारतीय संविधान की विशेषता। इसके अंतर्गत मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा ये अभी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला पॉइंट मैं बता देता हूं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। सबसे पहला पॉइंट मैं सिखाऊंगा, यहीं से आपके नोट्स की शुरुआत है। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। संविधान क्या है, इसको शुरू करने से पहले कुछ कमेंट ऐसा है जिसका जवाब देना मुझे उचित लगता है, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। कुछ बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर नोट्स कैसे बनाना है बता दीजिए, नोट्स कैसे बनाना है बता दीजिए। पहली बात, आपको मैंने कंप्लीट नोट्स जो क्लास में ऑफलाइन बनवाते हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड ही अपना कर दिया। आपको मैंने क्लास नोट्स तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया डिटेल में अपना पॉलिटी का मैंने क्लास नोट्स जो है उसको मैंने प्रोवाइड ही कर दिया है। शॉर्ट नोट्स अब आपको हमारे क्लास के साथ साथ बनाना है। शॉर्ट नोट्स सबको एक जैसा नहीं बनाना है, क्योंकि इस कक्षा में दो प्रकार के बच्चे होंगे। इस कक्षा में 2 प्रकार के बच्चे होंगे। एक ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम पॉलिटी को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और एक ऐसे बच्चे होंगे क्लास में जो थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़े होंगे, चाहे खुद से, चाहे किताब से, चाहे शिक्षक से, चाहे यूट्यूब से, चाहे जहां से
पढ़े होंगे, थोड़ी बहुत पॉलिटी वह पढ़ रखे होंगे। इस प्रकार के भी बच्चे आपकी कक्षा में होंगे ना। और दोनों के लिए अलग अलग तरीके से मैं बताऊंगा नोट्स कैसे बनाना है। ऐसे बच्चे जो थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़े हैं, थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, वो हमारे क्लास के साथ साथ हम बोर्ड में जो बात लिखते रहें उसमें से ऐसी बात जो फैक्ट के रूप में जरूरी है याद रखना, जो कॉन्सेप्ट के रूप में जरूरी है याद रखना, ऐसे पॉइंट्स को आपको नोट करना है। ऐसे पॉइंट्स को नोट करना है। जो मैं डायग्राम बनाऊं, जो मैं फ्लो चार्ट बनाऊं, उस फ्लो चार्ट को नोट करते रहना है हमारे क्लास के साथ साथ। ये किन बच्चों के लिए सलाह दे रहा हूं? जो बच्चे थोड़ी बहुत भी 10% भी 20% भी पॉलिटी पढ़े हैं, और ऐसे बच्चे जो जीवन में पॉलिटी कभी नहीं पढ़े हैं, इस बैच के साथ ही पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं, वो पहली बार में नोट्स बनाने लायक नहीं बन पाएंगे। ध्यान रखिएगा, पहली बार में आपको चुपचाप पूरी क्लास को सुनना है। ये मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप। आपको पूरे क्लास को अच्छे से समझना होगा, सुनते रहना होगा। मूवी की तरह जैसे वेब सीरीज देखते हो वैसे वेब सीरीज की तरह इसे देखते रहिए। और जब क्लास 1.5 घंटे की कर लीजिए, पूरी क्लास को सुन और समझ लीजिए, तब तक आपकी क्षमता डेवलप हो जाएगी। इसमें कौन सी बात इंपॉर्टेंट थी, कौन सी बात इंपॉर्टेंट नहीं थी, किसे नोट करना था, किसे केवल सुनना था, किसे याद रखना था, कौन सा एग्जाम्पल था। उसके बाद आप दोबारा वीडियो को देखिए सेकेंड टाइम, और आपको सेकेंड टाइम की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हैं, सेकेंड टाइम जब वीडियो देखिए तो पॉज करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके नोट करते जाइए। किसी एक टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, ये कल के सेशन में बता दूं। जैसे शासन प्रणाली में पढ़ा दिया हूं, शासन प्रणाली का शॉर्ट नोट्स कैसे होना चाहिए, आपके शॉर्ट नोट्स में कौन कौन से पॉइंट जरूरी हैं, उस शॉर्ट नोट को कैसे कैसे लिखा जाए, इसका तरीका मैं कल बता दूंगा। आज नहीं, कब बता दूंगा? कल बता दूंगा इसका तरीका में, कि शॉर्ट नोट्स बनाया कैसे जाए। हम ये समझ नहीं पाते कि कौन सा पॉइंट नोट करना है, कौन सा पॉइंट नोट नहीं करना है, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा है, अभी PYQs नहीं देखा है, इसलिए आप समझ नहीं पाते क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। लेकिन मैं तो बताता रहता हूं ना, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे बताना होगा, वैसे आप करते रहिए, वैसे आप करते रहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका भी मैं बता दूंगा। धीरे 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 धीरे, एक ही दिन में सब नहीं खाया जाता है। बच्चे को जवान होने में टाइम लगता है। पहले बच्चा नेकर पहनता है, लंगोट पहनाई जाती है, पहले हाफ पैंट पहनाया जाता है, फिर फुल पैंट पहनाया जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे आपकी वेशभूषा बदलती है। वैसे वैसे जैसे जैसे पॉलिटी की कक्षा में आप मेच्योर होंगे, जैसे जैसे पॉलिटी की कक्षा में आप बड़े होंगे, वैसे आपके पोशाक बदलते जाएंगे, वैसे आपको सब पहनते जाएंगे और पहनाया सब जाएगा। लेकिन पहले दिन ही आप जब लंगोट की स्थिति में हो, आप कह रहे हो मुझे फुल पैंट पहनना है, तो मैं कैसे पहना दूं? लंगोट तो अभी संभाली नहीं जा रही है, मैं फुल पैंट कैसे पहना दूं आपको? ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, और मैं एग्जाम्पल के माध्यम से ये बात समझाता हूं जो आज देश भर के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटी इतनी आसान बन पाई है। तो बात समझ पा रहे हैं ना? तो मुझे खूब अच्छा खासा अनुभव है इस मुद्दे को लेकर कि बिगिनर को कैसे पढ़ाना है, जो पढ़ चुके हैं उनको कैसे पढ़ाना है, जो 10 बार मेंस लिख चुके हैं उनको कैसे पढ़ाना है, जो हर बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनको कैसे पढ़ाना है, जो पढ़ा रहे हैं कहीं उनको कैसे पढ़ाना है, वो सारा तरीका हमको पता है। लेकिन किसके साथ कैसे करना, ये समय के साथ साथ आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, दिक्कत आपको कहीं कुछ नहीं आएगी। हम हर तरीके की पॉलिटी पढ़ाते हैं। जब पढ़े हुए बच्चे आते हैं, जब उनको केवल रिविजन कराना होता है, तो हम तो 7 घंटे में भी पॉलिटी खत्म कर लेते हैं। एक बार शुरू करते हैं, एक बार में पूरी पॉलिटी पढ़ा देते हैं कि जाओ रिवीजन करा दिया, तुम्हारा एग्जाम दे करके आओ, सारा सवाल यहीं से आ जाएगा। लेकिन हम कैसे बच्चे को पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ये मानकर इनको पॉलिटी में कुछ नहीं आता है। मुझे एक एक चीज को सिखाना है, लेकिन किसी भी चीज को सिखाने के लिए एक क्रमबद्धता होती है, एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर से गुजरे बगैर एक अच्छा भोजन भी नहीं तैयार होता है। आप कहते हो अरे सर खाना परोसिए, खाना परोसिए। अरे मेरे भाई, पहले प्याज लाल करने दो, मसाला तैयार होने दो, सब्जी को डालने दो, सब्जी को मुझे अच्छे से भूनने दो, सब्जी को सीटी लगाने दो, परोसूंगा यार, खिलाऊंगा मैं आपको। लेकिन बनने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, तो हर चीज की एक प्रक्रिया होती है।
हर चीज का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरे बगैर आप अंतिम नियति तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब पापा कहे रिजल्ट लाओ बेटा, तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है, प्री क्यों नहीं हुआ, पड़ोसी गुप्ता जी का बेटे का प्री हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा। अरे समझाओगे ना, अरे पापा एग्जाम पास करने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है, उसके लिए समय लगेगा, एक के दिन में हम आपको रिजल्ट दे दें। हम पहले कोचिंग करेंगे, सभी विषयों को पढ़ेंगे, हम टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, फिर प्रीलिम्स निकालेंगे, फिर मेंस निकालेंगे, तब तो इंटरव्यू देके आपके पास आएंगे। अभी अभी तो मैं शुरू किया हूं तैयारी, अब 4 में रिजल्ट दे दूं, ये पापा से आप कहते हैं। और आप हमसे चाह रहे हैं कि हम 4 ही घंटे में पूरी पॉलिटी बोल दें, तो 4 ही घंटे में नहीं बोल पाएंगे। अभी आप शुरू कर रहा हूं पॉलिटी, धीरे 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 सीखते चलेंगे, सीखते चलेंगे, सीखते चलेंगे और आपको तैयार कर देंगे। मैंने बताया है कि वर्तमान में शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो गई है। वर्तमान की जेन जी जनरेशन और जेन अल्फा जनरेशन को संभालना और इसको पढ़ाना एक आसान बात नहीं है। इसके अंदर बहुत अनुशासनहीनता भी है, अनियमितता भी है। शिक्षक को ठोक कर, बजा कर, डांट कर, फटकार कर, समझा कर, चूम कर, चढ़ट कर इनको तैयार करना है, इनको बहलाना है, इनको फुसलाना है, इनको दुलारना है, इनको फटकारना भी है, इनको डांटना भी है, इनको अनुशासन में लाना भी है, लाड़ प्यार भी देना है। उस बात के बाद इनको एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, एक अच्छे सिविल सेवक के रूप में तैयार करना है। तब ये एक अच्छा विद्यार्थी बन पाता है, तब ये एक अच्छा सिविल सेवक बन पाता है, तब जाकर के इस बच्चे का व्यक्तित्व बदलता है। और उसके लिए बहुत छेनियां हथौड़ियां चलानी पड़ती हैं, और छेनियां हथौड़ियां चलाते समय डर भी लगता रहता है कि कहीं ये पत्थर ही हमसे अलग ना हो जाए, ये पत्थर कहीं हमारी ये छेनी हथौड़ी की मार सही ना पाए। लेकिन आपने कहावतें तो सुनी होंगी, किसी भी पत्थर को एक बेहतरीन मूर्ति बनने के लिए, एक बेहतर आकार देखने के लिए, एक कीमती मूर्ति बनने के लिए उसे हथौड़ी और छेनियों की मार सहनी पड़ती है। और जो पत्थर छेनी और हथौड़ी की मार नहीं सह सकता, वह जीवन में कभी भी एक कीमती और एक अच्छी मूर्ति नहीं बन सकता है। आप एक पत्थर हैं और मेरे पास पीडब्ल्यू में या सभी शिक्षकों के बीच आप एक अच्छा आकार लेने के लिए आए हैं, आप एक अच्छी मूर्ति बनने के लिए आए हैं, आप एक कीमती मूर्ति बनने के लिए आए जिसमें जिसकी देश में, जिसकी परिवार में, जिसकी समाज में एक पहचान बन सके। और ऐसी मूर्ति बनाने के लिए हम अपने सभी हथियारों का प्रयोग करेंगे। इस बात की परवाह किए बगैर आपको दर्द तो नहीं होगा, आपको पीड़ा तो नहीं होगी, आप मेरे से नाराज तो नहीं होंगे, आप गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, आपका ईगो हर्ट तो नहीं हो जाएगा। अगर हम इसकी परवाह किए करेंगे तो आपको हम एक बेहतर आकार नहीं दे पाएंगे, आपको हम एक कीमती मूर्ति नहीं बना पाएंगे। और हम तो एक ऐसी मूर्ति तैयार करना चाहते हैं जिसकी कीमत का अंदाजा कोई लगा ही ना पाए। और ऐसी मूर्ति बनाने के लिए हमें अपने हर हथियार का प्रयोग करना पड़ेगा, हमें हर मार करनी पड़ेगी और आपको सहना पड़ेगा। अगर इसके लिए आप तैयार हैं, अगर छेने हथौड़ी की मार के लिए आप तैयार हैं, उसको सहने के लिए आप तैयार हैं, तो आप एक बेशकीमती मूर्ति होंगे इस देश की, ये ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान की पीढ़ियों से बहुत डरा रहता है शिक्षक, बहुत घबराया रहता है शिक्षक। मैं इन बच्चों को डांट भी रहा हूँ, इन बच्चों को मैं सिखा भी रहा हूँ, इन बच्चों को मैं समझा भी रहा हूँ, कहीं बच्चा बुरा ना मान जाए, कहीं बच्चा नाराज ना हो जाए, कहीं बच्चा ईगो ना हर्ट कर ले, कहीं बच्चा क्लास करना ना बंद कर दे, कहीं बच्चा पढ़ना ना छोड़ दे, ये भी डर सताए रहता है। लेकिन इसलिए बीच बीच में बच्चों को समझाता रहता हूँ कि ये बेटा करना पड़ेगा, अगर ये किया नहीं गया तो भविष्य आपका बेकार हो सकता है। तो इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, मैं बार बार बताता हूँ, मैं अपने विद्यार्थियों को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मानता हूँ। मुझे जितना तराशने की, जितना बनाने की, जितनी भविष्य की चिंता मुझे अपने सगे छोटे भाई की है, उससे कम चिंता आपके भविष्य की मुझे नहीं है। इसलिए मैं फटकार डांट लगाऊंगा, वरना मानता बहुत हूं आपको मैं। तो इस बात के लिए कभी भी बुरा मत मानिएगा, कभी भी नाराज मत होइएगा, कभी भी ईगो हर्ट मत करिएगा अपना, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको कामयाब होना है, अपने पेरेंट्स के, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। इन सब के सपनों को पूरा करने के लिए हम पूरी पीडब्ल्यू की टीम मिलकर आपका ये काम कर रहे हैं। तो आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, जो तरीके सिखाए जाएं, जो इंसानियत सिखाई जाए, जो अच्छे मूल्य सिखाए जाएं, जो अच्छे जीवन के रास्ते बताए जाएं, जो अच्छे व्यक्तित्व के लिए बताए जाएं, जो आपको अनुशासन बताया जाए, जो आपके तरीके बताए जाए, केवल इसको सुनिए मत, उसको पालन करिए और हर रोज अपने आप में सुधार करिए, ताकि कल जब मैं इस क्लास से विदा लूं और मैं बताऊं कि आज पॉलिटी पढ़ा के मैं आप जा रहा हूं, तो कम से कम मुझे भी एहसास हो और आपको भी एहसास हो कि सर्वप्रथम बैच में जब सर के साथ हमने अपने करियर की शुरुआत की थी, हम वैसा नहीं रह गए। हम जैसा सर के साथ आए थे, हम वैसे आदमी नहीं रह गए, हम उस दुनिया से बहुत अलग दुनिया में जा चुके हैं। अगर हमारे पढ़ाने के बाद भी
हमारे साथ 100 घंटे बिताने के बाद भी आप वैसा ही इंसान रह गए, आपकी वैसे ही दिनचर्या रह गई, आपका वैसा ही अनुशासन रह गया जैसे हमारे साथ आने से पहले था, तो हम भी असफल माने जाएंगे, आप भी असफल माने जाएंगे। मेरे साथ जुड़ने का, मेरे साथ आने का आपका फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं चाहता हूं कि इन 100 घंटों में केवल मैं पॉलिटी सिखाकर आपको विदा न करूं, इन 100 घंटों में एक बेहतर इंसान बना के आपको विदा करूं, एक अनुशासित व्यक्ति बना के आपको विदा करूं, एक नैतिक व्यक्ति बनाकर आपको विदा करूं, एक मूल्यवान व्यक्ति बनाकर आपको विदा करूं, एक ऐसी बेशकीमती हीरा, एक ऐसा बेशकीमती आपको मूर्ति बनाकर विदा करूं, ताकि आपके पूरे प्रदेश में, आपके परिवार में, आपके आसपास के लोगों में, आपके रिश्तेदारों में और इस देश में आपकी एक पहचान बन सके। और उस पहचान के लिए हमें जिस हद तक गुजरना पड़ेगा हम गुजरेंगे, इस बात की परवाह किए बगैर कि आप नाराज तो नहीं होंगे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, आपका ईगो हर्ट तो नहीं होगा। इसलिए मैं समझा रहा हूं ऐसा करिएगा मत, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो मैं फिर अपना हथौड़ी और छेने की मार कमजोर कर दूंगा और अपना हथियार रख दूंगा, और मैंने अगर अपना हथियार रख दिया तो फिर ये पत्थर पत्थर ही रह जाएगा। इसलिए मैं ये सब करता रहूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं अब आपको बताता हूं कि ये नोट्स बनाने का तरीका मैंने बता दिया। कल मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आखिरकार नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाया कैसा जाता है। उदाहरण शासन प्रणाली मैंने पढ़ा दिया है, शासन प्रणाली का एक शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए ये मैं कल आपको समझा दूंगा, ये प्रॉमिस है, ठीक। चलिए, अब आज का पहला टॉपिक मैं शुरू करके ये बता देता हूं कि संविधान क्या है। जिस संविधान को हम पढ़ने जा रहे हैं, संविधान क्या होता है, संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए या किसी भी शासन प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए नियमों और कानूनों का लिखित या अलिखित संग्रह को ही संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं अपनी बात। मैंने क्या कहा? नियमों और कानूनों का, नियमों और कानूनों का ऐसा लिखित या अलिखित संग्रह या कलेक्शन या समूह या दस्तावेज जो किसी भी शासन प्रणाली को चलाता है, उसे उस देश का संविधान कहा जाता है। यानी भारत देश को चलाने के लिए नियमों का, कानूनों का जो सेट है, नियमों का, कानूनों का जो संग्रह है, नियमों और कानूनों का जो ग्रुप है, जो सेट है, जो दस्तावेज है, वही भारत का संविधान है। संविधान दुनिया के हर व्यक्ति का होता है। संविधान इमरान सर का भी है, संविधान क्लास में पढ़ रहे हर बच्चे का भी है, संविधान पीडब्ल्यू का भी है, संविधान आपके राज्य का भी है, संविधान आपके गांव का भी है, संविधान आपके परिवार का भी है, संविधान इस देश का है। सुकरात ने बहुत पहले, अरस्तु ने कह दिया था, मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है, कानूनों को आवश्यकता होती है। देखिए दीपक, बिश्नोई जी, काम तो होगा, काम सबको होगा, जॉब कुछ ना कुछ लोग करेंगे। आपकी क्लास 8 से, अगर मान लीजिए 9 से 10:30 ये क्लास चल रही है, 9 से 10:30 चल रही है। मैंने फिर कहा कि इस क्लास में जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, केवल 30% बच्चे लाइव आकर पढ़ते हैं और 70% बच्चे हमेशा क्लास को बाद में करते हैं। ऑनलाइन इसीलिए लाया ही गया है। ऑनलाइन की कक्षा इसीलिए होती है कि जरूरी, अगर इसमें किसी कारणवश कोई नौकरी में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई एक हाउस वाइफ है, अगर उस समय क्लास आकर ना कर पाए तो बाद में क्लास करने का अवसर हो। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन में जिस टाइम क्लास होती है उसी टाइम अगर आप आ गए तो क्लास मिल जाएगी, दूसरी टाइम आपको क्लास नहीं मिलती है। लेकिन ऑनलाइन में यही एक सुविधा आपको होती है कि उस टाइम अगर आप नहीं भी हैं, आप जॉब में हैं, आप नौकरियों में हैं, आप कामकाज वाले हैं, तो आप जाइए, काम करिए अपना। कभी तो 24 घंटे में फ्री होते होंगे, और जब आप फ्री होते होंगे तब आप आकर के क्लास कर लीजिए। अब आपका सवाल है कि सर डाउट आ गया, तो पहली बात तो मैं फिर इस दावे के साथ कह रहा हूं, आएगा, मैं आपकी भी बात को
एग्री कर रहा हूं, हो सकता है आपको आए। फिलहाल हमारी क्लास में संभावना ऐसा ना के बराबर है कि डाउट आ जाए, डाउट आ ही नहीं सकता। मैं हर डायमेंशन पे इतनी क्लियरिटी करते हुए पढ़ा रहा हूं आपको, और इतना क्लियरिटी करते हुए पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपका बैकग्राउंड कमजोर है, आपने कभी जीवन में पढ़ा नहीं है, आप साइंस बैकग्राउंड के, आप बीटेक करके आए हैं, आप जीवन में पॉलिटी नहीं पढ़े, अगर डाउट आ गया तो क्या करेंगे? अरे डाउट आ गया तो कभी तो हमारी क्लास में लाइव आ सकते हैं आप। हम 9 से 10 आपको, 9 से 10:30 आपको पढ़ाते हैं, 9 से 10:30 आपको पढ़ाते हैं। 9 से 10:30 में आप जिस दिन आप ड्यूटी जाते होंगे तो 10 बजे जाते होंगे, या जाते होंगे तो कभी ना कभी गुरु नानक देव की किसी न किसी दिन की छुट्टी होती होगी, कभी तो क्लास आपका छुट्टी होगी। संडे के अलावा क्लास आपकी डेली चलेगी ही। जिस दिन छुट्टी रहे, आते ही पहला कमेंट आप करिएगा कि सर मैं अपने सारे डाउट्स लिख दे रहा हूं, मैं रेगुलर क्लास लाइव नहीं करता, बाद में करता हूं, मेरे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। तो कमेंट तो क्लास में होगा, मैं टीम से तुरंत बोल दूंगा कि लास्ट 10 मिनट में इस बच्चे का सारा कमेंट दिखा दीजिएगा, मैं डाउट कर रहा हूं। दूसरी बात, अगर प्रयागराज के आसपास हैं तो जब कभी भी आपको मौका मिले तो आप ऑफलाइन भी आकर के हमसे आप मिल सकते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये आपका एक्सक्यूज कोई नहीं होगा, कोई इसकी चिंता करने की बात नहीं है। बस आप क्लास करिए। आप दीपक जी या और भी जो बच्चे ऐसे हैं जो जॉब में हैं, जो टीचर हैं, जो पुलिस हो, दरोगा हो, समीक्षा अधिकारी हो, या किसी अन्य बैंक में हो, मैनेजर हो, कुछ भी करते हो, आपको समय 24 घंटे में जब मिले आप मेरी क्लास करिए। क्लास आपको 100% समझ में आएगी। हमने नोट्स प्रोवाइड करा दिया, मेरे साथ नोट्स पढ़िए। पढ़ना के तरीका क्या है मैंने सब बता दिया, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी धीरे धीरे क्लास में हर रोज कुछ ना कुछ बताता ही जाऊंगा, वो आप सीखते जाइएगा, वो काम करते जाइएगा। जो डाउट होता जाए उसको अलग से पेंसिल में नोट कर दीजिए। एक बात और को मैं आपको समझा देता हूं, आप विद्यार्थियों को, डाउट आता कब है आज तक विद्यार्थी यही नहीं जान पाएगा, डाउट आता कब है। आज तक 90% विद्यार्थी यही नहीं जानता कि डाउट आता कब है। जैसे कोई चीज पढ़ाई जा रही है, अभी मैंने 20 मिनट कोई टॉपिक समझाया, तो इस 20 मिनट में 100% आपका डाउट आ ही नहीं सकता। इस 20 मिनट के टॉपिक में आपको यह हो सकता है समझ में आया या नहीं आया, जितनी भी बात मैंने बताई क्लियर हुई या नहीं हुई। डाउट तब आएगा जब इसको आप क्लास करने के बाद आप नोट्स के साथ पढ़ेंगे, आप नोट्स को पढ़ने के बाद इसका रिवीजन करेंगे, इसके बारे में आप मनन करेंगे और इस पर आधारित आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाकर के डाउट आपके सामने आएगा, तब आपको नोट करना होता है। आज का तक विद्यार्थी यही नहीं समझ पाता कि डाउट आता कब है। डाउट पढ़ाते वक्त कभी आ ही नहीं सकता, उस समय सब समझ में आ जाएगा आपको, उस समय आपको समझ में आएगा ही आएगा अगर टीचर समझाने वाला कायदे से है। लेकिन उस चीज को आपका दिमाग कितना समझ पाया ये तुरंत आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। कब क्लियर कर पाएंगे? जब उसको आप बाद में जाकर के नोट्स दोहराएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बारे में किसी से डिस्कशन करेंगे या खुद मनन करेंगे, तब संदेह पैदा होगा। ये वाला मुद्दा सर ने कैसे बताया, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये नोट्स में क्या लिखा गया इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तब आपको दूसरे तीसरे दिन आकर उसके बारे में डाउट पूछ सकते। पिछला जो कुछ भी पढ़ा दिया गया है उसमें से जो डाउट आते रहे आप पूछते रहें, लेकिन डाउट तब आएगा जब आप रिवीजन करेंगे, डाउट तब आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो भी 10% 5% आ जाए, इससे ज्यादा डाउट आपको नहीं आएगा। और इस बात का पालन करिए, हल्के में मत लीजिए। आप पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं, ऐसे लाखों विद्यार्थी पढ़ के हमें सामने से गए हैं, तो मुझे पता है कि एक पीढ़ी को जब मैं पढ़ाता हूं वो पॉलिटी में अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझ लेती है, फिर भी वो बच्चा कहां कहां फंसता है। ये अनुभव हमारे पास है, आपके पास नहीं है। तो मैं ये बता सकता हूं कि आप कहां कहां गिरोगे। अरे भाई, जिस रोड के सहारे मैंने लाखों लोगों को उस जंगल की सैर कराई है, मुझे पता है ना बच्चे कहां डरते हैं, मुझे पता है ना कि ब्रेकर कहां है, मुझे पता है ना कि गाड़ी कहां पलट जाती है। आपको तो बस एक चीज, सर चीता दिखा दो, सर शेर दिखा दो, लेकिन मुझे पता है कहां पर चीता दिखाने पे खतरा है, कहां पर शेर दिखाने का खतरा है। तो मैं आपको बताता रहूंगा हमेशा, और जो भी मैं बताऊं उसका 100% पालन करना, नहीं साल भर बीतने के बाद पछताएंगे फिर आप कि मैंने क्यों नहीं सुनी सर की बात। क्योंकि मुझे पता है आपकी आगे वाली पीढ़ियां जो आपके आगे जाकर चयनित हो गई, जो एसडीएम डिप्टी एसपी बन चुकी हैं, वो कहां कहां गिरे थे, क्या क्या उनको दिक्कतें आई थी, और वो दिक्कतें अगली जनरेशन को ना आए, इसलिए मैं शुरू से हम अपनी नई पीढ़ी को समझाते रहते, भैया ऐसा करना, भैया ऐसे करना, ये गलती मत करना, ऐसे करते रहना, ऐसे रिवीजन करना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, ऐसे क्लास करना, नहीं तो फिर पुराने बच्चों की तरह आप भी पछताएंगे। तो आप उस तरह से करते रहिए, और यही होगा। मैं बता दे रहा हूं आपको, एकदम एग्जैक्ट बात बता रहा हूं,
इसलिए इन सारी बातों को फॉलो करते रहिए, सब कुछ समझते, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी हर पहलू पर। मैं केवल पॉलिटी का शिक्षक नहीं, एक बड़ो मैं ठीक ठाक मनोचिकित्सक भी हूं, ठीक ठाक साइकोलॉजिकल भी हूं। मैं एक बच्चे की बात का, एक सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट की बात का, एक तैयारी करने वाली विद्यार्थियों का, एक हाउसवाइफ को, एक नौकरी करने वाले विद्यार्थी को, ऐसा व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, वो जिंदगी में किन किन समस्याओं का सामना कर रहा है, उसके मन में क्या क्या चला, ये सारी बात मैं समझता हूं, और उनको कैसे आगे लेके चलना ये मुझे बहुत भली भांति पता है। तो बस आप मेरा हाथ जब पकड़ लिए हैं तो हाथ पकड़िए, ले चलने का काम मेरा है, मैं ले चलूंगा अपने तरीके से, जंगल पार कराना भी काम मेरा है। लेकिन हमारी बातों का ध्यान रखेंगे कि भाई यहां ध्यान रखिएगा, यहां खतरा होता है, यहां रात में शेर टहलते हैं, किसी भी समय वार कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन मुझे हल्के में ले लेंगे तो कोई शेर आपका ऊपर आक्रमण करके आप पर हमला कर देगा और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अगर ये एग्जाम्पल समझ पाए होंगे तो आप समझिएगा ध्यान से, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट टाइम इस रास्ते पे चल रहे हो, अभी आपको बहुत सारा अनुभवहीनता है, बहुत सारे मुद्दों पे आपको जानकारी नहीं, कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है तैयारी में, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना होता तैयारी में, तो मैं उस सब कुछ आपको बताता रहूंगा। ठीक है, बस बातों को ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बताया, संविधान सबका है, संविधान मेरा भी है, संविधान आपका भी है, संविधान पीडब्ल्यू का, संविधान देश का भी है। जिस भी व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम और कानूनों का जो दस्तावेज होता है वही उसका संविधान कहलाता है। पीडब्ल्यू का भी एक संविधान है, ऑनलाइन क्लास ऐसे चलेगी, ऑफलाइन क्लास ऐसे चलेगी, कमेंट बच्चे ऐसे करेंगे, नेगेटिव कमेंट करते वक्त या बार बार कमेंट करके डिस्टर्ब करेंगे उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनसे बात नहीं की जाएगी, उनको फटकार लगाया जाएगा, नोट्स आपको ऐसे मिलेगा। ये किसका नियम है, ये किसका कानूनों का संग्रह है, ये पीडब्ल्यू का है, इनकी पीडब्ल्यू का संविधान है। अरे इसको तो जाने दो, आपका भी संविधान है, आपके घर का संविधान है। आप अपने दोस्त से बताते हैं हमारे घर में रात 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाता, हमारे घर में रात 10 बजे के बाद ताला लग जाता है, हमारे घर में हर बच्चा सुबह 5 बजे उठ जाता है, कोई भी मेहमान आ जाए हमारे पापा कहते हैं इसको रात में खाना खिलाए बगैर मत भेजना, हमारे घर में कोई भी आ जाए जब तक हम अपने कैमरा में देख नहीं लेते तब तक हमारे घर का दरवाजा नहीं खुलता। ये क्या है, ये आपके घर का नियम और कानून का संग्रह है, ये आपके घर का संविधान है। यानी कि संविधान हर व्यक्ति का है, हमारा भी है संविधान। हम रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, कभी भी हम लेट नहीं करते हैं, हम कभी भी दिन में नहीं सोते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं अपनी दिनचर्या, आपको क्यों बताऊं। मैं हमेशा अपने बच्चों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पढ़ाता हूं, लेकिन कोई बच्चा अगर क्लास में अनुशासनहीनता करे तो मैं फटकार भी बहुत लगाता हूं, मैं डांट भी बहुत करता हूं, लेकिन अपने बच्चों से मैं बहुत प्यार करता हूं। इन बच्चों को अच्छे से पढ़ाता हूं और जितना पढ़ाता हूं उतना सिखाता हूं, उनको उतना तैयार कराने की कोशिश करता रहता हूं। लेकिन मेरे अंदर कुछ कमी भी हो सकता है कि मैं एक नियम बताऊं कि मेरा एक नियम यह है कि कई बार अगर मैं रात में देर तक जगता रह गया तो मैं सुबह नहीं उठ पाता हूं। मैं कभी भी किसी के साथ पैसा उधार नहीं देता। मैं एग्जाम्पल बताऊं, ये मेरा कोई दिनचर्या नहीं होगी, मैं किसी को अपना पैसा उधार नहीं देता हूं। अगर मैंने किसी का पैसा ले लिया तो मैं इसको समय से वापस कर देता हूं। ये क्या है, ये मेरा नियम हो सकता है, ये मेरा संविधान हो सकता है, वैसे आपका भी नियम होगा, आपका भी संविधान होगा। कोई आपसे कहे चलो आज हम लोग लखनऊ यहीं से नैनीताल निकल सकते हैं, तो आप कहते नहीं भैया ये हमारी डिक्शनरी में नहीं है, हम अपने पापा की पूछे बगैर हम अपनी नानी क्या नहीं जाते, आप नैनीताल चलने की बात कर रहे हैं, ये आपका संविधान है। ओ हो सर, कुल मिला के समझ में आ गया कि दुनिया का कोई संस्था हो, दुनिया का कोई व्यक्ति हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, हर व्यक्ति का अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को संचालित करने के लिए नियमों का और कानूनों का एक संग्रह होता है, और उसी नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। उसी प्रकार से भारत देश को चलाने के लिए नियमों का, कानूनों का जो एक सेट है, जो एक संग्रह है, उसे भारत का संविधान कहा जाता है, जिसका शीर्षक भारत का संविधान है, जैसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 393 में लिखा गया है। और यही संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को शक्ति देता है कि तुम कानून बना सको, तुम कानून लागू करा सको, और तुम इन दोनों पर निगरानी रखना। केवल उनको शक्ति नहीं देता है, उनकी शक्तियों को मर्यादित भी करता है, यानी कि सीमित भी करता है, यानी कि उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है। तुम कानून बनाना लेकिन संविधान के नियमों में रहकर, तुम उसे लगाना लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन न हो पाए, तुम ऐसे कानूनों को रद्द करना लेकिन केवल तब जब वह मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। यानी कि संविधान सरकार के तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को शक्ति देता है, पावर देता है, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके, लेकिन उस शक्ति का वह दुरुपयोग न कर पाए।
इसलिए उनकी शक्तियों को मर्यादित करता है, यानी कि सीमित करता है। साथ ही साथ उनके बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। विधायिका तुम ये करोगे, कार्यपालिका तुम ये करोगे, न्यायपालिका तुम ये करोगे। अब बताओ कि संविधान क्या है? सर, संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह और ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी शासन प्रणाली को, किसी भी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी होता है। सर, संविधान सरकार के तीनों अंगों को शक्तियां देता है। सर, संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों को सीमित करता है। सर, संविधान सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों का सीमांकन करता है। उसे ही हम संविधान कहते हैं और वही भारत का संविधान हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हम आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, भारतीय संविधान की विशेषता। कल मैं बताऊंगा कि भारतीय संविधान की विशेषता में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब यहां से नोट्स पढ़ना आप शुरू कर दीजिएगा। नोट्स का पहला पन्ना भी यहीं से स्टार्ट होगा। यहां से आप जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूंगा वैसे वैसे आप नोट्स पढ़ते रहिएगा पीछे पीछे से। ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। फिर मैं अगली क्लास में मिलूंगा। कल भारतीय संविधान की विशेषता, तो वहां से कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू वेरी मच। खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। शासन प्रणाली जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिया उसका नोट्स आपके पास है, वो शायद पेज नंबर 30-35 से शुरू होगा। उस नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। और जब भारतीय संविधान की विशेषता समाप्त हो जाएगी तब मैं बताऊंगा घटना चक्र का कौन सा हिस्सा आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।